बंद हो तो फौरन बताइए, ठीक है। इसकी बैटरी नहीं चार्ज। चलो बेटा ये बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कौन कौन सी जेंडर के अलावा और बाकी रिपोर्टें हैं। तो मैंने आपको ये रिपोर्ट के लिए बताया था कि वर्ल्ड बैंक भी किस तरीके की रिपोर्टिंग कराता है और IMF की रिपोर्टें बताना बाकी था। याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस तरीके की रिपोर्टें होती हैं, जैसे जेंडर गैप होता है। जेंडर गैप की रिपोर्ट पे डिटेल में चर्चा जब हम IMF की रिपोर्ट कवर करेंगे तब सारी संगठनों की सारी रिपोर्ट है और वर्तमान में भारत की रैंकिंग क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे। अभी बस आप ये जान लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो भैया इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन आयोजन कहाँ हो रहा है, दावोस के अंदर। ये देखिएगा ये लिखा हुआ है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी इकोनॉमिक फोरम की, 24 जनवरी 1971 को कॉलोनी। और ये यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल एजेंसी में से एक है। क्या काम होता है इकोनॉमिक फोरम का, बताइए बताइए क्या काम होता है, पढ़िए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है निष्पक्ष होने का दावा। यह किसी भी राजनीतिक पक्षपाती या राष्ट्रीय हितों से बंधा नहीं है। 2012 तक इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, आपको बताया था मैंने कि वर्ल्ड यानी कि यूनाइटेड ऑर्गन के अंदर कितने अंग थे, 6। उसमें से एक ऑर्गन कौन सा था, इकोसॉक, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है के साथ पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया मीटिंग 54वीं कहाँ हुई थी, दावोस के अंदर। चलो भाई आगे बढ़ो, अब आ जाइए इस पे, इसका उत्तर दीजिए। ये तो पता होना चाहिए आपको। 2024 में 46वां सत्र है किसका, यूनेस्को का। बेटा यूनेस्को भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कम से कम जो आयोजन भारत में करे जा रहे हैं उनकी एक अलग से सूची बना लीजिए कि इस वर्ष भारत में कौन कौन से आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि आप भ्रमित ना हो जाए। भारत के सभी महत्वपूर्ण आयोजन बहुत जरूरी है। इस बार वैश्विक साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कहाँ हुई थी, भारत में, भूलिए मत। चलिए बेटा आ जाइए, याद रखिएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर, याद रखिएगा इसका 46वां जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारत में। और क्यों जरूरी है प्रश्न, क्योंकि भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। कब से कब तक होगा, 21 से 31 जुलाई यानी भविष्य में प्रस्तावित है होगी। विश्व धरोहर समिति में कितने देश शामिल होंगे, 21 देश शामिल होंगे। टोटल इसमें कितने देश हैं, 195 एवं सहयोगी देश कितने हैं, 8। इसका कार्यालय कहाँ पर है बताने का कष्ट करें, पेरिस फ्रांस। कहाँ है, पेरिस। तो याद रखिएगा भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। विश्व धरोहर शामिल करने के क्या क्या मानक होते हैं, कोई बता सकता है, बताइए। यूनेस्को किन चीजों पर शामिल करता है, उसके बाद ये प्रश्न लीजिए, ये और इंटरेस्टिंग प्रश्न। हाँ हाँ सही कह रहे हो, आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करता है, ठीक है। क्या ASI का कोई लिंक है यूनेस्को से, हाँ क्या ASI का कोई लिंक है यूनेस्को से। चलो बेटा अभी बताता हूँ लास्ट में, ये बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अच्छा ये बताइए इंडिया के बांग्लादेश से रिलेशन कैसे हैं वर्तमान में, कैसे रिलेशन है, कैसे अच्छे हैं। ऐसा हमने क्या काम करा था कि शेख हसीना जी हमेशा जिक्र करती हैं कि मैं भारत का एहसान कभी नहीं उतार सकती, क्यों, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या जिक्र हुआ था, कोई बता सकता है। हाल ही में नहीं बेटा, इसका इतिहास जाता है 1971 के बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर से। आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान, ये उन्हीं की बेटी है, उनकी हत्या कर दी गई थी 1971 के अंदर जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पंजाबी मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स की लड़ाई के अंदर तब उस समय ये वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब इनके परिवार के ऊपर अटैक हुआ तो इन्हें शरण की जरूरत थी, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने इन्हें भारत में शरण दी थी। उस शरण देने की वजह से ये आज भी भारत का एहसान मानती है। याद रखिएगा ये किस पद पर है, तो बेटा इन्होंने 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पार्टी का नाम वैसे नहीं पूछा जाता, पर याद रखिएगा इनकी पार्टी है बांग्लादेशी आवामी लीग। इन्होंने किसके अगेंस्ट में जीता है, तो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी। इसकी बेटी है दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी हत्या कब कर दी गई थी, 15 अगस्त 1975 को। याद रखिएगा बांग्लादेश की इकोनॉमी GDP किस वर्ष भारत की GDP से बेहतर निकल गई, बताएं। 23 में। अच्छा अभी हाल ही में कौन कौन सी परियोजनाएं हमारी बांग्लादेश के साथ पेंडिंग है, कौन सी हालिया परियोजना पर हमने हस्ताक्षर करे। क्या बांग्लादेश के अंदर हमने किसी बिल्डिंग का हाल ही में निर्माण किया,
ये सारे तथ्य आपको मिलेंगे डिटेल में इसी पीडीएफ में, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रश्न है वो नोट करते चलिए। मैं वैसे सारी चीजें बताता चलता हूँ, लेकिन जो चीजें पहले डिस्कस हो चुकी है वो याद रखो। चलो आ जाओ, ये देखिएगा गांधी जी का पूरा आर्टिकल है, इसको अभी नहीं पढ़ना। बांग्लादेशी क्रांति से भी हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, इस प्रश्न से बताइए। हाँ भाई, कहाँ के बने, कहाँ के सपना बताएं, नॉर्वे के। अच्छा कृष्णपाल जी, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। देखा नहीं कि देख के प्रश्न कीजिए। हाँ भाई बच्चों बताओ। लो ये रहा भैया डेनमार्क, ये बने हैं डेनमार्क के नए, पहली बार 800 साल, हाँ 900 साल के इतिहास में, बेटा ध्यान दीजिए, 900 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकी माताजी ने किन्हीं कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इनको भैया राजशाही के चलते उत्तराधिकारी चुन लिया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ, इनका नाम फ्रेडरिक एक्स नहीं फ्रेडरिक टेन है, रोमन भाषा का। याद रखिएगा, कहाँ से, डेनमार्क के। कितनी एज है, कोई लेना देना नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं, फ्रेडरिक टेन। जो चीजें काम की है और हाईलाइटेड है सर उन्हीं को पढ़िएगा, एक्स्ट्रा चीजें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट कर रहे हैं कि नहीं फ्लो चार्ट से, खाली गाय बैठ कर नोट करो, लिखो फ्रेडरिक टेन और कहां के, डेनमार्क के। फिर अगले प्रश्न को सुझाओ। अच्छा कौन कह रहा है 8वां, कोई है 7वां वाला? अच्छा जलवायु परिवर्तन किन कारणों से होता है? हाँ एनवायरमेंट हो चुकी है, एनवायरमेंट चेंज। हाँ फैजान आए नहीं थे तो वो प्रयास कर रहे हैं, और जो बच्चे आए थे वो हमेशा की तरह। इसका उत्तर दे दो और पढ़ लेना जाके कम से कम। बताइए इसका उत्तर। हाँ 9वां कह रहे हो, गलत बेटा, इसका है 7वां। तभी मैंने कहा नहीं, 2023 में था 8वां, अभी वर्तमान में कौन सा है, 7वां, याद रखिएगा। चलिए इसका उत्तर और दे दीजिए, फिर चलते हैं आर्यन रवि की कंट्रोवर्सी। हाँ ये तो जरूर पढ़ा होगा। 62 कौन कह रहा है, 66 कौन कह रहा है, लिखा भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? हेनले फाउंडेशन के बारे में पढ़ा है आपने? और ये जारी तो करती है, लेकिन इस जारी करने का, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पासपोर्ट के लिए क्या चीज दिखा रही है, मजबूती दिखा रही है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है? विश्व में सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका है, किसका सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है, किस देश का? जापान का। बेटा पुरानी रिपोर्टें पढ़ना छोड़ दो, नई रिपोर्टों पे आ जाओ। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक था, लेकिन याद रखिएगा जारी करता लंदन के अंदर है। कौन जारी करता है? तो भैया हेनले पार्टनर्स लंदन के अंदर ये है, ये लोग जारी करते हैं। नंबर 1 पे कुछ देशों का है, ये मत भूलिएगा। इसमें कितने देश शामिल हैं? 6 देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। यानी 194 देशों में वीजा मुक्त आप घूम के आ सकते हो। आपको पता होना चाहिए अमेरिका से हमारा वीजा को लेकर विवाद थी, H1B वीजा। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको किसी देश में जाना होता है तो पासपोर्ट आपका वो देश जारी करता है, लेकिन वीजा कौन सा देश जारी करता है? जिस देश में आपको जाना हो। किन्हीं कारणों से आपको वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए ये देश तय करता है, लेकिन इन देशों की जो रेपुटेशन बनी हुई है उसमें 194 देश बिना सोचे समझे आपको वीजा मुक्त बुला के। तो ये याद रखिए, कौन जारी करता है? हेनले पार्टनर लंदन। याद रखिएगा भारत का प्रदर्शन कितने नंबर पे रहा? तो भैया 62 नंबर पे। नागरिक 62 देशों में मुक्त यात्रा कर सकते हैं। 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 80। ये मत भूलिएगा। हाँ लिखो, फ्लो चार्ट बना के लिखना जैसे बताया था। लिखा? बस इतना ही तो लिखना जितना मैं हर बार बताता हूँ। ये 62 लिख लीजिए, कौन सी कंपनी जारी करती है, पुराने वर्ष में रैंकिंग कितनी थी, और इस बार 6 देशों के नाम लिख लीजिए, जो 6 देश हैं जिनकी टॉप पे रैंकिंग आई है। इंडिया को आपको पता होना चाहिए 62, ठीक है। वो लिखा है नंबर 1 पे, रैंक नंबर 1। नंबर 2 पे फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। पाकिस्तान के नाम मत लीजिएगा, वो बहुत पीछे है।
हाँ लिखे, लो बताओ। कल ही इस पे चर्चा हुई थी CMI के डाटा पे, बताइए इसका उत्तर क्या है। मैंने आपको बताया था कि बेरोजगारी दर जो है, कल उसके बारे में जिक्र हुआ था कि बेरोजगारी दर, इसमें आगे आपको मिलेगा देखने को बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं, साथ ही सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और गिग इकोनॉमी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बताइए। हाँ 2023 में बेरोजगारी दर कितनी थी और अभी कितनी है? तो बेटा याद रखिएगा इसका उत्तर है 8.7 जो मैंने कल बताया था। और अभी वर्तमान समय की बात करें तो अप्रैल महीने के देश में बढ़कर, यानी ये जो मार्च का टाइम पीरियड है इसमें एक महीने आगे कैलकुलेट करिए कितनी है 7 पॉइंट, और मार्च में एग्जैक्ट कितनी है 7.60। ये बेरोजगारी दर जो है कौन कैलकुलेट कर रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये इंडिया की एजेंसी है जो काम करती है। ऐसे सर्वे और ऐसी जांच क्यों कराई जाती है, कोई बता सकता है? क्या लगता है क्यों इंडिया के अंदर ये सब सर्वे कराए जाते हैं? भारत में बेरोजगारी पे, भारत में GDP पे, मैंने बताया था आपको GDP के वर्ल्ड बैंक सर्वे कराते हैं, क्यों कराए जाते हैं बताओ। और इसका एक बेहतर प्रश्न उत्तर तैयार कीजिए कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या लगते हैं, क्या होंगे यश बताओ। हाँ शिक्षा का अभाव, गुड, वेरी गुड। और बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी के कारण ही तो पूछ रहे हैं बेटा। लो ये भारत में बेरोजगारी के कारण पढ़िए, सबसे पहले तो ये पढ़िए जरा, ये इसको पढ़िए, ज्यादा ऊपर तो नहीं। बेरोजगारी दर नौकरी के बिना श्रम शक्ति का प्रतिशत है, यह एक पिछड़ने वाला संकेतक है। इसका मतलब है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुमान के बजाय आमतौर पर बढ़ता या घटता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि 8.7 का मतलब हमारा देश अब बिल्कुल बेरोजगारी आ गई, देश कभी उभर ही नहीं पाएगा। बेरोजगारी और महंगाई भी हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। अगर हमारे पास एडिकेट रिसोर्सेज हो जाएंगे तो हमें वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगी, देशों के अंदर सब्सिडी नहीं मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकासशील बना के जितना फायदा मिल रहा है वो विकसित बना के नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। खैर बेरोजगारी के कारण पढ़िए, इनमें से किस कारण से आप सहमत नहीं है ये भी बताइए। बढ़ती आबादी है ठीक, अगर बढ़ती आबादी की बात करें तो चीन के अंदर क्या, अगर बात करें तो भाई बेरोजगारी दर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चीन के अंदर बेरोजगारी दर बहुत कम है, आबादी उनकी तो सेकंड इंडिया में क्यों। वेरी गुड। एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की बात हुई है, उसके बाद भारत के अंदर ज्यादातर कौन से वाले हैं, स्किल्ड वाले। चलो पढ़ो फिलहाल। वेरी गुड। याद रखिएगा सरकार की दोषपूर्ण नीतियां भी जिम्मेदार होती हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। कृषि पर निर्भरता भारत के अंदर, आप कहोगे सर किसान, तो बेटा बेरोजगारी का कारण इसलिए हो गया क्योंकि बीते कुछ वर्षों में अगर सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र के अंदर नुकसान देखा गया है, सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र के अंदर तनाव देखा गया और सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को पिछड़ा देखा गया तो वो कृषि क्षेत्र है। निवेश, वेरी गुड। इन्होंने सबसे बड़ी बात करी है कि निवेश की, वेरी गुड, एकदम आपने ठीक बात कही। अच्छा ऐसे देश बताइए जहां पे बेरोजगारी दर बिल्कुल 0.1% है। तो देखिए दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले देश कौन से हैं, कतर है। आपसे अगर पूछा जाए कि किस वैश्विक यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत सबसे ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, किसकी, वेरी गुड, कुवैतियन दिनार की कितनी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एकदम आपने ठीक कहा, गुड गुड सर। बेटा याद रखिएगा देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में, वहां बेरोजगारी दर जरा देखिएगा 31.9% है। आप तो तब भी इंडिया में 8.7% पे है, जिसका आंकड़ा 7.81 मार्च में, 7.60 अप्रैल में प्रस्तावित है। खैर ये भी छोड़िए, अब सबसे बड़ी एक चीज और है, बताइए गिग इकोनॉमी क्या होता है और फ्रीलांसर क्या होता है, बताइए। मजदूरी लेबर काम करते हैं और बेटा कोविड के बाद एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ विच इज कॉल्ड GIG, गिग इकोनॉमी। क्यों फेमस हुआ, वर्क फ्रॉम होम से क्या कोई गिग इकोनॉमी का लेना देना है, दूसरा ये फ्रीलांसर। तो आपके लिए परिभाषा लिखी है, एक बार पढ़ लीजिए। गिग इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें लचीली कार्य व्यवस्था होती है, इसमें श्रम और संसाधनों का आदान प्रदान कहाँ किया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कौन से प्लेटफॉर्म पर, इसी को गिग इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा बताइए फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, फ्रीलांसर्स
अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि आप क्या काम करते हैं, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे थोड़ी देर पापा के मेडिकल पे बैठ लेते हैं, थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, थोड़ी देर ऐसा होता है कि कोई हमको 50 रुपये दे देता है, 40 का सामान ला देते हैं, 10 जेब में रख लेते हैं। तो ऐसा मत कहिएगा, जब आप किसी एक काम में बंधे हुए नहीं, फिक्स नहीं। फ्रीलांसर का आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी जैसा मौका लगा आपने वैसा काम कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति फ्रीलांसर होते हैं। एग्जैक्टली, बट पार्ट टाइम एक ब्रॉड शब्द है और फ्रीलांसर उससे भी बड़ा ब्रॉड शब्द है। चलिए बेटा, चलो ये बताओ 2024 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नंबर 1 पे कौन सा देश है, और स्टील उत्पादन करने में भारत की रैंकिंग कहाँ है, कितने प्लांट भारत के अंदर? क्या स्टील एक अलॉय है? ठीक है, कौन सा उत्तर है इसका? उत्तर बताइए। जो बच्चे सेकंड उत्तर दे रहे हैं वो भैया बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, हमारा देश जो है वो किस क्रम में है, तो याद रखिएगा सेकंड है, सेकंड। सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो सबसे नंबर 1 पर चीन है, और सबसे ज्यादा चीन कार्बन का उत्सर्जन करता है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में कौन है? मैंने आपको बताया था अमेरिका। बेटा याद रखिएगा, भारत कुल कितने मिलियन टन बनाता है? 125.03। ये जनवरी की रिपोर्ट है और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जारी करी। अब ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन भारत में नहीं है बेटा, ये कहाँ पर है जो ये रिपोर्ट जारी करता है? ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। याद रखिएगा। इंडिया के अंदर कितने स्टील प्लांट है? 33। सबसे ज्यादा पुराना स्टील प्लांट कौन सा है? सबसे ज्यादा बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? हाँ, जमशेदपुर का नाम ले रहे हो? अच्छा, तो बताइए टाटा के फाउंडर का नाम? हाल ही में टाटा के फाउंडर को कौन सा पुरस्कार मिला है? पीवी नरसिम्हा राव का पुरस्कार मिला है। बताया था जमशेदजी टाटा कौन है? इस समय टाटा के चेयरमैन और महानिदेशक दोनों कौन है? सुब्रमण्यम जी का नाम याद आ रहा है? अगर आप करंट अफेयर सोमवार से पढ़ के शनिवार तक भूल गए तो दुनिया का कोई मास्टर आपको करंट अफेयर याद नहीं करा सकता। करंट अफेयर का तरीका ये है, आज आपने पढ़े हैं, कल रिवाइज करो, और वीकली संडे के दिन सारी पीडीएफ लेके, सारे एमसीक्यू लेके रिवाइज करो। ऑप्शन बिना देखे आपके दिमाग में पहले ऑप्शन आने लगे, कितनी बार रिवाइज करो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, वरना फिर करंट अफेयर जो है वो भूतकाल में चले जाएंगे और एग्जाम जो है वो निकट भविष्य में संकट में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। चलिए ये बताइए, हाँ बताइए। बेटा इसमें पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह के दौरान क्या कर दिया था? रिटायर कर दिया, सेवा में युक्त। लेकिन इनमें से कौन शामिल नहीं है? यानी कि एक ऐसा है जो उस सीरीज को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन 3 पूरा कर रहा है। INS गुलदार। अच्छा बेटा याद रखिएगा, गुलदार चीता कुंभीर को किया गया था, कोई और ऐसा तो नहीं है इसमें? ये रहा भैया, इसमें विशाखा को कर दिया गया था आउट, क्योंकि याद रखिएगा चीता, गुलदार, कुंभार तीनों एक ही श्रेणी के नाम हैं। जी बेटा ध्यान देना, इसके सामने क्या लिखा? देखिए ये तीनों जहाज हमने कहाँ से लिए थे? ये पोलैंड से लिए गए थे, बेटियां शिपयार्ड से, यानी इंडिया के नहीं बनाए थे, लेकिन इंडिया ने इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि बाहर की आई टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया उसको ओपन करके दोबारा काम करके कुछ बनाने का प्रयास करती। चीता को कब कमीशन किया गया था? यानी भारत की नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना के जितने भी जहाज हैं सभी को बोलते हैं INS। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में 3 INS कौन से थे? निफट, बी, गुड। और ये 3 जो थे जिनको कमीशन किया गया था कौन कौन से थे बताइए? चीता, गुलदार, कुंभीर। कौन सा नहीं किया गया था? विशाखा। कौन सा नहीं किया गया था? ये लो। कब रिटायर कर दिया? 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, बढ़े आगे। आज जनवरी करंट अफेयर फिनिश ही कर देते हैं, अभी वैसे भी 10:25 ही हुआ, 11:15 तक हो जाए, वीडियो दोबारा पूरी करनी चाहिए। हाँ बेटा है? चलो देखो, क्लास बच्चों को पसंद आनी चाहिए।
तो ये तुम लोग तो समझ ही गए। और बेटा बताओ, जनवरी 2024 में भारत ने अपने पहले वेटलैंड सिटी निर्माण, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया, रामसार साइट कुछ हुए थे, और रामसार साइट कितनी है, तब हुआ था ईरान के अंदर समझौता, हम सब डिस्कस करेंगे। बताओ 3 शहरों के नाम का प्रस्ताव रखा गया, बेटा इनमें से कौन शामिल नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं। उदयपुर में, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है जयपुर के अंदर, तो इसलिए बेटा ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जयपुर के अंदर कुछ ऐसा सीन नहीं है। याद रखिएगा ये 3 है, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बट जो शामिल नहीं है वो जयपुर। याद रखिएगा ये नामांकन पेश किसने करा है? तो ये करा है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जी भूपेंद्र यादव ने। लिख रहे? लिख लीजिए, जो अंडरलाइन है वही लिखिएगा, फिर आगे आपको वेटलैंड के बारे में बताता हूँ क्या होते हैं। इसे आर्द्र भूमि यानी कि जहां 12 महीने जल की उपस्थिति रहती है, माशी इलाका रहता है, दलदली। रामसार साइट, ईरान के अंदर रामसार एक शहर है, 1971 में समझौता हुआ। क्या वो कहाँ कितनी है? बेटा 75 नहीं, अभी देखो अभी आप खुद ही निर्णय ले लीजिएगा कितनी हो गई है। लीजिए पहले तो ये समझ लीजिए, 1971 में ईरान के अंदर एक शहर है रामसार। रामसार की जगह पर बैठ के समझौता होता है कि हम वेटलैंड को बचाते हैं। बेटा ये वेटलैंड ऐसा इलाका होता है जहाँ पर कुछ संख्या होती है कि कम से कम 1800 प्रजातियां मिनिमम पाई जाएं, इस वजह से इसको वेटलैंड साइट का दर्जा दिया जाता है। एवं कुछ और भी याद रखिएगा, इस साइट पे एक कन्वेंशन किया गया था, इसको 2 फरवरी 1997 में पहली बार कन्वेंशन से पहले कब बैठे थे? 71 में। लेकिन बैठे कहाँ थे? तो ये याद रखा, रामसार साइटों को वेटलैंड पर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जैव विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए वेटलैंड मिशन नेटवर्क विकसित किया गया था। ठीक, दुनिया में 2400 से ज्यादा रामसार साइट है, ये वर्ल्ड की बात है, अभी इंडिया की बात नहीं हुई। इंडिया में मैं बताता हूँ कितनी साइट है, ठीक है। सबसे ज्यादा रामसार साइट तमिलनाडु, सेकंड नंबर उत्तर प्रदेश, ये चौका नहीं, इसी बॉक्स में लिखा होगा बेटा, ये लिखा है। उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में कितनी है? इससे 16, सामने सब लिखा। वेरी गुड, याद रखिएगा पहले यूपी था, अब तमिलनाडु नंबर 1 पर पहुंच गया है। और ये चीज आप भूलिएगा मत। एक बात और याद रखिएगा, आर्द्र भूमि पाई जाती है, खैर ये सब तो हो गया, अब इस पे आ जाओ। रामसार साइट इंडिया में कौन कौन सी 80 हो गई है, ये उसका मैप है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डेली 4 पढ़ लो, एग्जाम से पहले पहले 80 आपके दिमाग में घूम जाएगी। डेली सिर्फ 4 याद कर लियो, ठीक है, तो 20 दिन में याद हो जाएगी। हाँ उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में तो 10 है। ये लो, जो बच्चे कह रहे थे कौन सी 2 नहीं जोड़ी गई, वो 2022 में जोड़ी गई। गुजरात के जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, और उत्तर प्रदेश में भैया खिजड़िया और बकरिया उधेड़ देने वाली कहावत सही है, खिजड़िया और बकरिया वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाँ संत कबीरनगर, गुड बेटा, ये उनका एक्ट रहा। और क्या क्या क्राइटेरिया होता है? ये 9 क्राइटेरिया होते हैं। 9 क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले प्रजाति पाई जानी चाहिए, उसको संरक्षित करना क्यों जरूरी होता है, अगर संरक्षण नहीं करा तो प्रजातियां विलुप्त मरने की कगार पे आ सकती हैं, उसका क्या महत्व है, ये सारे 9 तरीके के बिंदु होते हैं। इन 9 तरीके के बिंदु हिंदी में लिख दिया है, देख ले। बताइएगा, जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 24 का आयोजन कहां पर किया गया? ये बढ़िया क्वेश्चन। हाँ सब अलग अलग बोल लो, कोई तो लिख लेगा। कौन कह रहा है बनारस? कौन कह रहा है? क्यों कह रहे हैं? कोई तथ्य तो बताओ यार, सर बनारस लग रहा मोदी जी को। लो भैया, ये तुम्हारा सेलिब्रेट किया है मुंबई। याद रखिएगा 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है।
इससे ज्यादा आपको जलवायु सम्मेलन के बारे में कुछ याद नहीं रखना। इसका लक्ष्य वही है, इसके लक्ष्य बेटा पूछ लेगा पीसीएस में, जो प्रश्न जितना आसान जटिल बनाना काम है पीसीएस का। इसके अंदर प्रश्न आपको देखने को जो मिलेगा, इसके लक्ष्य लिख देगा लक्ष्य, तो इसके लक्ष्य याद रखिएगा। सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदाय में शामिल करना, नवीन जलवायु सेवाओं और रूपांतरित विद्युतीकरण को विकसित करना। ये आपके फिंगर टिप्स पे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। क्या बोल रहे वो इसी में आ जाएगा, नागरिक समाज और समुदाय को शामिल करना, नवीन जलवायु सेवाओं, सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, गवर्नमेंट पर। अब तो बचाओ करो, संरक्षित करना नहीं। इसकी विषय याद रखिएगा, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। लीजिए ये बड़ा अच्छा बताइए। जनवरी के सिर्फ यही नहीं है, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, मैंने बता जाएगा सर ऐसा क्या कर दिया, दिखाओ सब्र करो। बताओ भाई बेटा, दृष्टि नाम की बहुत मैगजीनें लगा चुके हो, दृष्टि 10 याद रखो। दृष्टि 10 क्या है बेटा? ये स्टारलाइन ड्रोन है। ये किस कंपनी ने बनाया है? तो अदानी जी जिंदाबाद, एल्बिट सिस्टम जिंदाबाद। इन कंपनियों ने इसको बनाया है। और इस ड्रोन को बनाने के पीछे क्या काम था? ये दोनों ने मिलकर बनाया है, खुफिया निगरानी। खुफिया निगरानी। तो अडानी जी का नाम नहीं आ रहा है एसबीआई वाले मसले में, क्योंकि वो खुफिया तरीके से निगरानी करते हैं। ठीक है, इस ड्रोन की खास बात पता है क्या है? इसमें 70% उपकरण कैसे हैं? मेड इन इंडिया। ये मत भूलना। आपको पता होगा कि वर्ष 2022 में ड्रोन बिल आया था। ड्रोन नीति बिल क्या था? ड्रोन नीति किसी को पता है? ड्रोन नीति जो 2023 में बहुत चर्चा में आई, उसमें ये तय कर दिया था कि अपने घर से 50 मीटर, इन जगहों पे 200 मीटर तक और इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ा सकते हो, वरना आपका ड्रोन अलाउड नहीं होगा। नॉन कमर्शियल सेक्टर्स पे या कमर्शियल सेक्टर्स पर रोक लगा दी थी। साथ ही ड्रोन से आपकी रेंज तय कर दी थी कि इतने फीट पे उड़ा सकते हो, 200 मीटर या जो भी तक। और अगर आपका ड्रोन किसी बॉर्डर या मिलिट्री क्षेत्र के इलाकों में पाया गया तो शूट एट साइट के ऑर्डर है, डिशूट और जुर्माना लगा। क्योंकि ड्रोन का बड़ा एकदम से बड़ा क्रेज आ गया था, है ना। शादी ब्याहों में ड्रोन वाली वीडियो चलने लगी थी, बिल्कुल एकदम बहू के मुंह पे जा रहा, फर्र से निकल के ऐसे ड्रोन। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो ये बताओ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद, ठीक है बेटा। फरीदाबाद कहाँ है? अरे कैरी मिनाटी भाई का, वाह बेटा। अमृत काल में विज्ञान, चलो इस पे आ जाओ। ये बताओ 2024 में इसरो ने एक्सपो एसएटी उपग्रह का प्रशिक्षण किस प्रशिक्षण यान द्वारा किया? PSLV C58। क्या होता है ये PSLV SLV, पता है किसी को? हाँ, लॉन्च व्हीकल का मतलब रॉकेट जो होते हैं, या आपने देखा होगा मिसाइल्स होती हैं, उनके लिए लॉन्चर चाहिए होते हैं। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि जितना वजन भेजना है उस हिसाब से इनकी श्रेणी बदल जाती है। SLV का मतलब ये होता है 100 से 100 किलो तक का, ASLV 100 से 150 किलोग्राम, PSLV 1860, उसके बाद GSLV 2200, फिर उसके बाद और GSLV MK3, उसमें आ जाएगा 4000 टन तक वजनी भेज सकते हैं। और याद रखिएगा एक बड़ा प्यारी चीज है, चलो बताइए। अर्थ से निकल जाओगे 100 किलोमीटर, तो मैंने कल बताया था क्या बनता है बेटा? यही तुम दूरी तय कर लोगे 2000, तो ये बनेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं सुना लो अर्थ ऑर्बिट। बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। उसके बाद और ऊपर निकल जाओ, साइंस एंड टेक्निक, तो ये हो जाएगा 20,000 किलोमीटर, इसे बोलते हैं मध्य। और निकल जाओ तो ये चला जाएगा 35,786। ठीक है, इसे बोलते हैं प्यार से जियो। बेटा याद रखना,
इन अलग अलग जगहों पर छोड़ने के लिए जिन मशीन का यूज करा जाता है रॉकेट मिसाइल को, उसे SLV, ESLV, PSLV, GSLV कहते हैं। याद रखना 100 किलोमीटर तक छोड़ना था तो हमने छोड़े थे साउंडिंग रॉकेट। कौन से? साउंडिंग। इसके बाद में हमें जब 2000 किलोमीटर तक जाना होता है तो हम प्रयोग करते हैं क्या? SLV, ASLV। यहां तक जाना होता है तो हम यूज करते हैं PSLV। और ये अब समझे? अब समझ आया? थोड़ा बहुत साइंस टेक्निक की वातावरण के अंदर किलोमीटर। यहां से लखनऊ जाने के लिए त्रिवेणी लोगे, यहां से लखनऊ जाने के लिए तुम टमटम नहीं लोगे, टमटम लोगे पीलीभीत के अंदर घूमने के लिए। 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर यानी पृथ्वी के जो नजदीकी सतह है उसके टमटम का नाम है SLV, ASLV। और उस टमटम के बाद ट्रेन का नाम है PSLV, बुलेट ट्रेन का नाम है GSLV। हवाई भाषा में ये साइंस है, समझे? अभी तक भारत ने कितने हजार टन का सबसे बड़ा भेज चुके भैया? तो वो भेज चुके 4000 टन का भेज दिया उन्होंने। लो इसे नोट करना करवा दे रहे। ठीक है, इसे नोट करना हो कर लो, नहीं करना हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, 2000, 20,000, 35,786। हाँ बना लो, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। साइंस एंड टेक लखनऊ तक डिमांड बहुत ज्यादा है। पिता का फोन आया, बाकी बच्चे ध्यान ना दें। ठीक है, ये बना लिया। आपको साइंस एंड टेक में ये चीजें बेटा पता हो, नहीं बनाया? लो अब बना लो। इससे एक बात मैं आपको हमेशा याद रहेगा कि GSLV क्या जाएगा, ये अर्थ के ऑर्बिट है। 2000 किलोमीटर के बीच में लियो, 20,000 को लियो और जीरो। इससे ऊपर वाले को मैं जीरो 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 से जीरो। ठीक है, बना लिया। खाली ये गोल चक्का ही तो बनाना, 3 टायर बना लिया। लो फिर ये भी रख लेना, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV मान। तो मैं क्या लग रहा है ऐसी ना डरेगा है, पढ़ाया है हमने। ठीक है, चलो ये रेंज तो भले ही ना लिखो, वो ओपन कर दे रहा हूं। अब तो बना लिया होगा, बना लिया। हटाऊं, करंट पे वापस आए। साइंस टेक हो गया ना। ठीक है, ये वाले की बात ही है, यहां से छोड़े जाते हैं सब। ये कार्बन लाइन होती है, छोड़ो फिर, तुम्हारे नसीब में साइंस एंड टेक। है ना? चलो बेटा वापस आ। हाँ भाई, जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला की राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। बेटा जो लोग बिहार राजस्थान कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। जिन जिनका उत्तर पूरा गलत बताया है मैंने, मुंबई या महाराष्ट्र ही निकला है। ये तो ट्रिकी बता रहे हैं कि आप मुंबई महाराष्ट्र। चलो गुड। बेटा याद रखिएगा, रश्मि शुक्ला कौन बनी? पहली महिला किस बैच की है? हमेशा कहता हूँ 87-88 बैच के लोग बहुत सफल हैं। इसका उत्तर दो।
बेटा यूरोपीय निवेश बैंक क्या है? इसका निवेश हुआ यूरोपीय निवेश बैंक, क्योंकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ना। कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली 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 बताओ। डी 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 मैंने बी बोला। नादिया कैल्विन, याद रखिएगा बेटा। नादिया कैल्विन जो है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया बर्नर होयर का। इस समय यूरोपीय निवेश बैंक के अंदर बेटा कितने देश हैं? 27। ये याद रखिएगा। इसका ऑफिस बहुत अच्छी जगह है, लग्जम। चलो भाई, लो ये बताओ, फटाफट बताओ, इसको खत्म करते हैं ना फिर। और तुम्हारे जनवरी के लिए मैंने एक चीज बनाई, बहुत बढ़िया लिखा, मजा आ जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से। भारत सरकार की नियुक्ति मामलों की समिति बेटा नियुक्ति व्यक्ति सेथिल पंडियन सिंह ब्रजेंद्र नवनीत का। सेथिल पंडियन सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल डब्ल्यूएचओ में 3 वर्ष का होगा। लो भाई, इसका उत्तर भी दो। हाँ भाई, ये तो कोई मत बता देना। हाँ भाई, एशियन बैंक में बताओ। हाँ, लो भैया, विनय कुमार या विकास सिंह? हाँ भैया, उनका नाम विकास सिंह नहीं विनय कुमार है। तभी मैंने कहा काट दो, लिखा ऐसे काटा हुआ है। देखो, भारतीय बैंक जी ने गलती कर दी, इसलिए नियुक्त व्यक्ति की जगह भी विकास सिंह लिख दिया। विकास सिंह नहीं, इसका उत्तर क्या है? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, तुम्हारे जनवरी के लिए मैंने वर्कबुक दी है तुम्हें, वो ये वर्कबुक है। अब देखो इस वर्कबुक का काम क्या होगा। इसमें सारे तुम्हें जनवरी के एमसीक्यू लगाने हैं, 20-25 पन्नों की पूरी मैगजीन है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसके उत्तर कहाँ है, तो जैसे तुम इस पेज को खुद से लगाओगे, अगले पन्ने पे इसी सेम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सारी दी होगी। नहीं समझे? ऐसी तुम्हें 12 महीने की मैगजीन में डिजाइन करके दे दे रहा हूँ। मैंने अभी 3 महीने की बनाई है, इसमें तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब तुम कहोगे सर ये तो एक्सप्लेनेशन कम है, तो तुम्हें 30-35 मैगजीन में जितने क्वेश्चन है उनका डिटेल न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ डेटा भी मैं दे दूंगा। नहीं समझे? यानी डिटेल में सारा डेटा भी है। क्या चीज बजात नहीं आया आज? ऐसी क्या आवश्यकता? तो बेटा याद रखिएगा, जो डेटा मेरे पास बना हुआ है वो मैंने बना लिया था नवंबर में, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और जनवरी फरवरी मार्च की, ताकि न्यूज़पेपर की मैगजीन ऐसी कि तुम उसको पलटते रहो, फिर सबसे लास्ट में एमसीक्यू पे आ जाओ। और एमसीक्यू में जैसे ये लगाया, फिर ये खोल लिया, फिर ये क्वेश्चन लगाया, जैसे इसका उत्तर दो। 497 कुछ हो गया बेटा। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? अब तुम्हें जब ये प्रश्न अपने आप तुम लगाओगे और पीडीएफ में ही अपनी जो है ब्रश ओपन करके लगाते चलना, उसके बाद तुम तुरंत ही एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि इसका उत्तर लद्दाख है। तो तुम्हें एक फायदा ये मिलेगा कि जिस बच्चे को उत्तर के साथ में पीडीएफ पढ़नी होगी वो उत्तर के साथ पढ़ सकता है, जिसे उत्तर के साथ नहीं पढ़नी होगी वो प्रश्न लगा के अपनी बुद्धि से उत्तर सॉल्व कर सकता है। साथ में मैगजीन तो मिलेगी और तुम्हें टेस्ट, और इन मैगजीनों में युद्ध का, घटना साल का, घटना चक्र का सबका डेटा मिक्सर होके डेटा के फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन काम है वही मैं तुम्हें लगाने के लिए दूंगा, जिनकी संख्या 100 से 150। और यहाँ पे हम लोग ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे। और वैसे है ना, बढ़िया है। हाँ बस, अब तो ऐसा लगने लगा चुनाव में खड़ा हो जाऊं मैं, बात में स्पीच चल रही है ना। चलो रुक जाओ, अभी एक टॉपिक और। हाँ अच्छा, लो बेटा ये सीए के प्रश्न लगा लो 5-6। पुराने टॉपिक खत्म नहीं हुए, सीए के प्रश्न लगा लो 7-8 है। चलो सबसे पहले तो याद रखिएगा, सीए लागू कब हुआ बेटा? सीए को पूरे भारत में पारित कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को लागू करा गया, 11 मार्च 2024 को। इसमें किन देशों से 6 प्रकार की जातियां बुलाई जा रही? 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और ये वाली ट्रिक याद रखना, 6 प्रकार के लोग कौन है? बीजेपी,
SC है, तो भैया कौन कौन है? बुद्ध, जैन, पारसी, सिख, हिंदू, H से कोई क्या, ठीक, क्रिश्चियन होते हैं। मुस्लिम्स हैं नहीं। भारत के नागरिकों के लिए यह अधिनियम काम करेगा क्योंकि ये संशोधन ही डाला। मैंने आपको बता दिया था कि जो 2014 से पहले भारत में रह रहा था कौन, बुद्ध, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, यही लोग जो दूसरे देशों से आके यहाँ रुके थे, बेटा उन सबको नागरिकता बाय डिफॉल्ट मिल चुकी। अब जो 2014 के बाद आया उसे 6 वर्ष रहना होगा। जो 2024 में अभी आया उसके लिए प्रावधान कर दिया है 11 वर्ष जो पहले था, अब कितने वर्ष हो गया? 5। ये याद रखना, 2014 के बाद में 6 वर्ष वाला प्रावधान है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, जब 2019 में पारित हुआ था तो कौन थे राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। बेटा मेन इशू ये है कि इन 6 प्रकार की जातियों पर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन, अत्याचार हो रहे थे। उनके अत्याचार के वजह से, क्योंकि वो उन्हें उन देशों में शरण नहीं मिल पा रही थी और वहां वो अल्पसंख्यक थे, तो हमने उन्हें अपने यहाँ पर दर्जा प्रदान कर दिया है नागरिकता। इसमें बेटा एक चीज और याद रखिएगा, इस बिल के 3 लक्ष्य थे। पहला, त्वरित नागरिकता यानी फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। दूसरा ये है 11 वर्षों की नागरिकता को घटा के कितने वर्ष में तब्दील कर देना? 5। नागरिकता का पहला अधिनियम सबसे पुराना कौन सा है? 1955। नागरिकता के प्रावधान कहाँ दिए हैं? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, भाग 2 संविधान के अंदर। याद रखिएगा, सीए लागू किस पे नहीं होगा? बताओ बच्चों। 2 जगह नहीं होगा, इनर लाइन परमिट में भी नहीं होगा। असम, त्रिपुरा, ट्रिक याद रखना, आसमान में 3 तारे देख मेघा ने रख दी, जज मत करना मेघा। आज से शेड्यूल भी ट्रिक है, आसमान का मैंने बता चुका हूं। असम, 3 से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय, रम से मिजोरम। लेकिन बेटा इसके साथ और भी देश, मतलब और भी राज्य हैं। ये इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, पहले देख लो। इनर लाइन परमिट का मतलब यानी यहाँ पर जनजातियों का अधिकांश निवास है, यहाँ हम और आप नहीं जा सकते बिना अनुमति के। सर कोई पेपर का सेंटर पड़ जाए उसमें अनुमति अपने आप सरकार की मिली होती है, वरना तो जा ही नहीं सकते, जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब के पीपल होते हैं उनके साथ आप हस्तक्षेप ना करें, कोई समस्या ना खड़ी करते, इस वजह से इनर लाइन परमिट बनाते हैं। ध्यान देना बेटा, इसमें 4 कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसमें ट्रिगर में अरुण के ऊपर अरुण नागमणि रम बोतल में, ठीक है बेटा। अरुण ने नागमणि ले ली, खुश हो गए, तो फिर रम डाली बोतल में, हो गया। तो अरुण नागमणि रम बोतल में, अरुण नागालैंड, मणिपुर और रम से मिजोरम, ठीक है। चलो ये 2 ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो कॉमन कितने हो गए बेटा? 8 नहीं हो गए, क्योंकि इसमें कॉमन भी 2 जगह बैठ रहे हैं। कौन से कॉमन बैठ रहे हैं? अनुसूची 6 में भी, इनर लाइन परमिट में। तो बेटा सब मिला के कितने बन रहे हैं? 6। इन 6 राज्यों में किसी भी सूरत हाल में सीए का संशोधन लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो भैया ये रहा, ये पढ़ लेना, इन जगहों पे इनर लाइन परमिट। याद रखने का आसान तरीका ये भी है, भारत के नक्शे में बस इस तरीके से दिमाग में इमेज सेट कर लोगे तो तुम्हें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरुणाचल, ये अरुणाचल है, नागालैंड, सैलरी लग रहा है, इससे बढ़िया ट्रिक क्या होगी? ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दस्तावेज की जरूरत पड़ती है इनर लाइन परमिट वाले इलाकों में, ठीक है। चलो प्रश्न लगाओ। इसका भारत के अंदर रहने वाले अवैध प्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान नहीं, विदेशी द्वारा सीमा पर घुसपैठ की जांच नहीं, इसके लिए इंटेलिजेंस है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उत्पीड़न अल्पसंख्यक सबको नागरिकता प्रदान देता है। अब आगे आ जाओ, इसका उत्तर दो। संसद में कब पारित ज्यादा नहीं, 6-7 प्रश्न किस पर लागू नहीं होता? ये बड़ा अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर बेटा भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर, तो तुम्हें क्या लग रहा है अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम ही हैं? अल्पसंख्यक और भी हैं जो और जगहों पे अल्पसंख्यक हैं। तो पहली बात तो याद रखना है इस पे लागू नहीं होगा। भारतीय नागरिक जिन्हें नागरिकता मिल ही चुकी है वो क्यों अपने ऊपर लागू करना है? सिंपल सी बात, इसका बताओ। भाग 2 अनुच्छेद
5 से 11, हाँ सही। इसका उत्तर बताइए दोनों का। कितने वर्ष कर दिया? 5 वर्ष। ये बताइए 4 राज्यों में लागू नहीं होगा, कौन से है वो 4 राज्य? अनुसूचित, शाबाश। पारित 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 11 दिसंबर 2019, रामनाथ, शाबाश। नागरिकता हासिल की जा सकती है कितने तरीकों से? वो 5 तरीके ही रहे। आर्टिकल 5 में ही 5 तरीके, आर्टिकल 5 में 5 तरीके। जन्म, वंश, इसकी ट्रिक थी ब्रांड, बर्थ से, ठीक है, रिलीजन से, मतलब रिलीजन का मतलब तो ये हो गया ना कि आप जिस कुल में पैदा हो, उसके बाद पंजीकरण, उसके बाद था नेचुरलाइजेशन और एक्विजिशन। इससे ज्यादा बनते एग्जाम में आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इसका हाँ इसी बात है। इसमें सवाल ये था, आप लोग बता दीजिए जो नए में बैठे हैं, कि एक महिला इंडिया से विमान में बैठी, वो प्रेग्नेंट थी, बच्चे का जन्म होने वाला था, किसी भी दिन हो सकता था। अब सिचुएशन बनानी है तो उसी समय पे करवाई थी। तो महिला उड़ी, भारतीय जो विमान था वो तो छोड़ दो, महिला भारतीय थी, ठीक है। उस विमान में बैठी, विमान में बैठने के बाद इंडिया की सीमा पार कर गई, यूएसए के लिए जा रही थी, बीच में मान के चलो आ गया दुबई, दिखा देते हैं बढ़िया जगह। तो अब इंडिया से उड़ी, दुबई पे है, जाना यूएसए, बच्चा को जो जन्म है वो प्लेन के अंदर हो गया। नागरिकता किस देश की? इसका प्लेन होगा किंगफिशर। हाँ बेटा, जिस टेरिटरी का प्लेन होगा वहीं पे, इसलिए प्लेन वालों ने नियम भी बना रखा है कि इतने वीक की महिला प्रेग्नेंट को हम अपने विमान में चढ़ने नहीं। अब महिला यूएसए की भी है तो प्लेन उसका है, प्लेन की टेरिटरी है जिस देश में रजिस्टर्ड प्लेन कंपनी है। आप समझे, ये सॉर्टेड है। लास्ट टाइम क्या फ्री होता है? क्या कहाँ से? देखो विचार ठीक नहीं है तुम्हारे, लल्ला दवाई वही खाओ, ठीक है। तो मैगजीन और डेटा तुम्हें मिल ही जाएगा। आर.एन. रमी की कंट्रोवर्सी समझ गए कि नहीं? आर.एन. रमी की कंट्रोवर्सी समझ आई? चलो